सोने के पकोड़े। विशाल एक मजदूर था। वह रोज कहीं ना कहीं मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसका पत्नी माला, बेटा भुवन और बेटी सुमन के साथ किराए के मकान में रहता था। उसे एक दिन के काम के लिए 500 रुपये मिलते थे। एक दिन विशाल आकर उस दिन का पैसा माला को दिया। काश आपकी आमदनी बढ़ जाए। बच्चे बड़े हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कुछ बचा नहीं पाएंगे। तुम चिंता मत करो माला, भगवान कोई ना कोई उपाय जरूर देगा। ऐसा कुछ दिन के बाद जब विशाल एक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, तभी उसका पैर फिसलकर तीसरी मंजिल से नीचे गिर जाता है। उसे बहुत गहरी चोट भी लगती है। जब उसे हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर ने ऐसा बोला, माला जी, ऊपर से गिरने की वजह से विशाल का एक घुटना टूट गया है। इसे 3 महीने तक काम पे नहीं जाना चाहिए। मैंने पट्टी बांध ली है। ये लीजिए कुछ दवाई, इन्हें रोज देना। डॉक्टर की बात सुनकर विशाल और माला चिंतित हो जाते हैं। सोच में पड़ गए कि अब घर कैसा चलेगा, बच्चों का क्या होगा। जी, मैं कोई काम ढूंढ लूँगा। अभी तक आपने दिए हुए पैसों में से मैं कुछ पैसे संभाल के रखा हूँ। हम 1-2 महीने उसी से काम चला लेंगे। उसके पहले ही मैं कुछ काम ढूंढ लूँगी। एक दिन माला बाजार में आई और कुछ सामान खरीदकर वापस जा रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत भीख मांगते हुए उसे नजर आई। बहुत भूख लगी है बेटी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो ना। 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाई बेटी। उस बूढ़ी औरत को देखकर माला को उस पे तरस आ जाती है। माँ जी, आप ये 100 रुपये ले लीजिए। आप आराम से पेट भर खाइए। मेरे पास अभी इतने ही हैं। तुम जुग जुग जियो बेटी। तुमने मेरे लिए अपने पास बचे हुए पैसे सारे मुझे दे दिया है। भगवान तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। ऐसा माला उस बूढ़ी औरत को 100 रुपये देकर चली जाती है। घर आकर सारी बात विशाल को बोलती है। एक बूढ़ी औरत को खाना खिलाकर तूने अच्छा किया है माला। पैसों की इंतजाम हम किसी भी तरह कर लेंगे। कुछ दिन के बाद फिर से जब माला मार्केट में गई, वही बूढ़ी औरत भीख मांग रही थी। तभी माला उसके पास जाकर ऐसी बोली, माँ जी, आज मेरे पास ये 10 रुपये ही हैं। इसके साथ मैं आपको खाना तो नहीं खिला सकती। रुकिए, मैं आपको पकोड़े खरीद कर देती हूँ। ऐसा माला ने पास ही के पकोड़ों की दुकान से 10 रुपए के पकोड़े खरीदकर उस बूढ़ी औरत को देती है। वह बूढ़ी औरत पकोड़े हाथ में लेकर फिर से वह पैकेट माला के हाथ में रख देती है। बेटी, आज के ये पकोड़े तुम्हें ही खाना चाहिए। जाओ, खुशी से जियो। ऐसा बोलकर वह बूढ़ी औरत माला के आंखों के सामने ही गायब हो जाती है। माला घबराकर घर आया और पकोड़ों की पैकेट विशाल को दिया। जब विशाल पकोड़ों का पैकेट खोला तो दोनों चौंक जाते हैं। वह सब सोने में बदल जाती है। तभी माला ने बोली, तो वह बूढ़ी औरत एक देवता के रूप में आई और हमें वरदान दिया। विशाल, हम धन्य हैं। मिट्टी का फ्रिज। योगेश एक कुम्हार था। उसके दादा परदादा भी कुम्हार का काम ही करते थे। इसीलिए अब योगेश का बेटा भीमेश को भी मिट्टी के बर्तन बनाना अच्छा लगता था। जब भी देखो भीमेश अपने पापा योगेश के साथ कुछ न कुछ बर्तन घड़ा बनाता था। एक दिन, देखो पापा, ये कितनी अनोखी घड़ा है। इसका गर्दन लंबा है। मैं इस तरह की मटके शहर में देखा हूँ। अरे बेटा, ये तुम मेरी तरह मटके बनाना छोड़ दो और शहर जाकर कुछ न कुछ काम ढूंढ लेना। ऐसा तुम्हारा कमाई भी बढ़ेगा और हमारा जीवन बेहतर होगा। पापा, मुझे शहर जाकर काम ढूंढना अच्छा नहीं लगता है। मुझे इसी गांव में रहकर मटके और मिट्टी के बर्तन बनाना अच्छा लगता है। भीमेश का बात सुनकर योगेश और उसकी पत्नी कुछ न बोल पाते थे। एक दिन योगेश अपनी पत्नी से कहा, अरे भगवान, क्यों ना हम भीमेश की शादी करवा लें। और वैसे भी तुम्हारे भाई शरद की बेटी है ना, एक बार तुम्हारे भाई से बात करके तो देखो। उसी दिन रूपा अपने भाई शरद को रिश्ते के बारे में फोन करती है
और एक दिन अपने घर आने के लिए पूछती है। उस रविवार को शरत और उसकी बेटी भी योगेश के घर आते हैं। तभी शरत ने बोला, अरे रूपा मेरी प्यारी बहन, मेरी बातों को बुरा मत मानना। मुझे तो भीमेश बहुत अच्छा लगता है, होशियार भी है, सुंदर भी है। मुझे बिल्कुल यकीन है कि वह मेरी बेटी को अच्छे से देखभाल भी कर सकता है। लेकिन बोलो भैया, लेकिन क्या क्या कमी है मेरे बेटे में? कमी यही है कि ये मटकियाँ बनाकर कितना कमा सकता है। अभी के लिए तो चलेगा, लेकिन आगे जाकर मैं क्या बोलूँगा कि मेरा दामाद एक कुम्हार है। भीमेश, तुमको आज से ही शहर जाकर कुछ काम ढूंढना है, नहीं तो कुछ काम यहीं पर करना। ऐसा नहीं तो शादी भी नहीं हो सकती। ऐसा बोलकर शरत और उसकी बेटी भी चले जाते हैं। उस रात को भीमेश को नींद नहीं आई, रात भर सोचता रहा। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। सुबह उठते ही अपने पापा के पास जाता है और उसका आइडिया बोलता है। पापा, मैं एक मिट्टी का फ्रिज बनाना चाहता हूँ। उसमें ऐसा इंतज़ाम करूँगा कि सब्जियाँ और फल ज़्यादा दिन तक ताज़ा रहेंगे। और मज़े की बात यह है कि मिट्टी के फ्रिज को बिजली की ज़रूरत भी नहीं है। क्या बात कर रहा है बेटा, बिना बिजली के मिट्टी का फ्रिज? चलो अभी से काम पे लग जाते हैं। ऐसा योगेश और भीमेश मिलकर सिर्फ 2 ही दिन में एक शानदार मिट्टी का फ्रिज बना लेते हैं। उस मिट्टी के फ्रिज को उसी दिन गांव के मार्केट में लगाते हैं। एक महिला उनकी बात सुनकर उसको अच्छे दाम में खरीद लेती है और ऐसा ही उनको 100 मिट्टी के फ्रिज बनाने का एडवांस भी मिल जाता है। उनके घर के बाहर मिट्टी के फ्रिज के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। योगेश के घर में सभी खुश हो जाते हैं। भीमेश की मिट्टी का फ्रिज की सफलता सुनकर शरद भी अपनी बेटे की शादी भीमेश के साथ कर देता है। गोरखपुर नाम के एक गांव में सुमित करके एक चोर रहता था। उसके हाथ बिल्कुल छोटे थे, लेकिन वह चोरी करने में बहुत माहिर था। वह छोटे मोटे चोरियां करके जीता था। उसी गांव का रहने वाला था राजू। राजू का मुर्गियों का फार्म था, लेकिन वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजू का भांजा कृष्णा उसके पास आया और ऐसा बोला, क्यों राजू मामा, क्या हुआ? आजकल तुम बहुत कमज़ोर दिख रहे हो। क्या करूं कृष्णा, अभी मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मुर्गियों का देखभाल भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे शक है कि कोई मेरे मुर्गियों को चोरी कर रहा है। बस इतनी सी बात, तुम किसी और को काम पे लगाओ। वह मुर्गियों का देखभाल और पहरेदारी भी करेगा और तुम आराम से सो सकते हो। मुझे मुनाफा ही बहुत कम मिलता है, ऊपर से उसको तनख्वाह भी देना पड़ेगा। ये सब नहीं होगा रे। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं फिर मिलूंगा। ऐसा बोलकर कृष्णा चला गया। अगले ही दिन सुमित चोर एक सेठ जी के घर में घुसकर उनके अलमारी से सोना, चांदी और सारे पैसे चोरी करके राजू के मुर्गियों का फार्म की तरफ भाग रहा था। जब फार्म तक पहुंचा, वह गिर जाता है। तभी उसका हाथ एक पत्थर को लगता है। तुरंत उसके हाथ जादू से लंबे हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या, मेरा हाथ इतने लंबे हो गए हैं। सुमित की चिल्लाने की आवाज सुनकर राजू फार्म से बाहर आता है। सुमित की लंबे हाथ देखकर चिल्लाने लगता है, अरे भूत भूत भूत, बचाओ बचाओ। अरे चाचा, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं सेठ जी के यहाँ चोरी करके यहाँ आकर गिर गया। पता नहीं उस पत्थर को छूते ही मेरे हाथ लंबे हो गए हैं। मुझे बचा लो। बेटा, वो चुराया हुआ धन मुझे दे दो, मैं जाकर सेठ जी को दे दूंगा और तुम मेरे मुर्गियों के फार्म में काम करना। क्या पता तुम्हारे सारे पाप धुल सकते हैं। ऐसा सुमित राजू के फार्म में काम करने लगा। एक दिन राजू के भांजा कृष्णा राजू के फार्म में आता है। उसे पता नहीं था कि सुमित काम पे लग गया है, इसीलिए वह एक टोकरी में 10 मुर्गियों को डालकर चुपके से चुरा कर निकल रहा था। तभी सुमित कृष्णा को देख लेता है और उसके लंबे हाथों से कृष्णा को मुर्गियों के साथ पकड़ लेता है। अरे छोड़ दो मुझे। कौन है? हाथ तो दिख रहे हैं,
लेकिन आदमी कहाँ है? क्यों रे, एक चोर के सामने ही चोरी? रुक, अभी तेरा मजा चखाता हूँ। ऐसा कृष्णा को उसके लंबे हाथों से एक पेड़ को बांधकर राजू को बुलाता है। ओ मेरे बांझे, तो तुम हो मेरे फार्म में चोरी करने वाले? रुक, अभी तुमको पुलिस के यहाँ लेके जाता हूँ। सुमित बेटा, अच्छा काम किया है तूने, ऐसा ही अच्छा काम करते रहना।